नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी उदयपुरी रसोई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना महामारी से बचाव, टीकाकरण और तीसरी लहर के बारे में चारों ओर चर्चा है। आज हम डॉक्टर दिनेश जी खराड़ी CMH उदयपुर से इस बारे में चर्चा करेंगे, जो हमें इस महामारी के बचाव के बारे में जानकारी देंगे। सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य का महत्व जीवन में कितना कीमती है। इसलिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कहा है, प्रथम सुख निरोगी काया। परंतु पिछले दिनों जो कोरोना वायरस ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो धमाचौकड़ी मचाई है, उसकी वजह से जो जनहानि हुई है, जो आपदा पूरे विश्व पर आई है, उस उभरने के लिए श्रीमान डॉक्टर साहब ने उदयपुर जिले में बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम रहा कि आप राज्य स्तर पर अभी सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आप राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है और जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके बारे में क्रमशः एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो सर, आपका खूब खूब स्वागत है। और आप हमारे जो दर्शक हैं उनको पहला ये बताइए कि ये तीसरी लहर है संभावित, वो क्या है और कितनी घातक होगी। जैसा कि हमने फर्स्ट लहर और सेकंड लहर को बड़े करीब से देखा है, और फर्स्ट लहर में जहां पर एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे और जो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहे थे उनकी संख्या कम थी, और सेकंड लहर में लोग सिम्प्टोमेटिक ज़्यादा थे और हॉस्पिटलाइज होने वाले पेशेंटों की संख्या ज़्यादा थी। और इसी क्रम में जो कैजुअलिटी हुई है वो सेकंड लहर में बहुत ज़्यादा हुए हैं। थर्ड लहर की मैं बात करूं, थर्ड लहर का जैसे कि हम अदर वर्ल्ड की अदर यूरोपियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज में देखें हैं, वहाँ पे थर्ड लहर आ चुकी है। हालांकि वहाँ पे वैक्सीनेशन भी अच्छा हुआ था। अभी इंडिया में जो थर्ड लहर कोई जुलाई कह रहा था, कोई अगस्त में आ रही कह रहा है, कोई अक्टूबर में आ रही कह रहा है, लेकिन ये सारा उस पर डिपेंड होगा। सबसे पहला कारण वैक्सीनेशन पे, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में भीड़ ज़्यादा रहती है। ना चाहते हुए भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड लहर से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना होगा। जिन लोगों ने 2 डोज लगाई है, जिन लोगों ने 1 डोज लगाई है, उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो ये बहुत कुछ थर्ड वेव उस पे डिपेंड करेगी। लेकिन हमको थर्ड वेव का वेट नहीं करना है, न वो आए इसका इंतजार करना है, हमको इस चीज़ से बचना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें बहुत कीमती बात आपने बताई, वैक्सीनेशन। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन कराने से वंचित हो रहे हैं और वो अपने आप कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तो उन बहानों से बाहर आना तो जरूरी है, लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि कितना घातक होगा उनके लिए और पूरी सोसाइटी के लिए? देखिए, कोरोना से बचने का 4 ही तरीके हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना या साबुन पानी से हाथ धोना, या फिर मास्क का प्रयोग। इन 3 में मास्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो वायरस है वो नाक और मुंह के थ्रू ही शरीर में प्रवेश करता है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। किसी भी बीमारी से बचाने के लिए हम बच्चों में भी टीकाकरण करते हैं, और ये कोरोना से बचने के लिए कोविड-19 का टीका लगाया जाता है। अगर किसी में कोविड-19 का कोई व्यक्ति टीका लेता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं फर्स्ट डोज, सेकंड डोज के बाद। अगर कोई नहीं लगाता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते हैं, और जो वायरस उसके जाने अनजाने में उसके नाक या मुंह के थ्रू प्रवेश कर गया, वो अंदर जाके ग्रो हो जाता है। जिसके अंदर एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी उस वायरस को किल कर देंगे, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो वायरस ग्रो करेगा और वो बीमारी का रूप धारण करेगा। इसलिए जो विश्व की सभी सरकारें, हमारे भी राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी का जोर वैक्सीनेशन पे है, और वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना से बच सकते हैं। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि वायरस है जो अपना स्ट्रेन बदल रहा है, वेरिएंट बदल रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन लगा चुके हैं उनको भी कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला है कि जिसको वैक्सीन लग गया है वो लोग, उनको कम से कम हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी है, वो घर रह के ठीक हो रहे हैं, और जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो वेंटिलेटर तक भी जा रहे हैं। इसलिए अभी राजस्थान सरकार की, हमारे जिला प्रशासन और हमारे विभाग की और सारा फोकस ही वैक्सीनेशन पे है। और जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं इनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से इनको प्रेरित कर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली शहर से कम हुआ है, तो हमारा फोकस पूरा
उन लोगों को लाकर वैक्सीनेट करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती बात बताई कि जो ग्रामीण जो जनसंख्या है और वो उनमें थोड़ा सा वैक्सीनेशन कम हुआ है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि कितनी कीमती बात डॉक्टर साहब ने कही है। डॉक्टर साहब, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो बच्चों पर होगा, तो बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आ चुका है? मैं बताना चाहूँगा, हमने इसका डाटा का एनालिसिस किया था। फर्स्ट लहर सेकंड लहर दोनों में, फर्स्ट लहर में चूंकि केसेस कम थे तो बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन परसेंटेज सेम था। सेकंड लहर में पॉजिटिव केसेस ज़्यादा थे तो बच्चों की इन्फेक्शन की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन परसेंटेज कहीं न कहीं सेम था। क्योंकि सेकंड लहर घातक थी, कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही थी, जो वायरस था वो डेडली ज़्यादा था, वो ट्रांसमिशन पहले लहर के मुकाबले 60% ज़्यादा था। अगर ट्रांसमिशन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में 18+ या पूरे विश्व में 18+ को ही वैक्सीन लग रहा है, और 18 से जो बिलो हैं, जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों में एंटीबॉडी डेवलप नहीं है, या कोई संक्रमित हो गया है तो वो नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बच्चे अभी सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं। जो वैक्सीनेशन का प्लान है उसका एज सच हमारे पास फिलहाल तो लेटर नहीं आया, लेकिन अक्टूबर तक उसके चांस हैं। और अगर वैक्सीन बच्चों के लिए आती है तो इसका बहुत बहुत स्वागत है, और राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वैसे वैक्सीन आएगी। हमने जिस तरह से मीजल्स रूबेला का कैंपेन किया था, हर स्कूल में जाके प्लानिंग करके और टीम करके, और जहां स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुसार टीम डेप्यूट करके, हमने उदयपुर का एक राजस्थान में अच्छा फर्स्ट सेकंड पोजीशन हम आए थे। तो इसी तरह से हम वापस एक मिशन मोड पे उनको वैक्सीनेट बच्चों को कर लेंगे जैसे ही हमको वैक्सीन मिलती है। बहुत शानदार। एवं निश्चित रूप से ये जो आपदा है इससे बाहर निकलने के लिए एक मिशन मोड में काम करने की जरूरत है, और मिशन मोड में जब काम करते हैं तो जनता की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। तो जनता इस बीच में किन बातों का ध्यान रखे, मतलब कि जनभागीदारी एक विषय है, और दूसरा विषय यह है कि जो लोग हैं वे अपनी जीवन शैली में कैसे कोरोना अनुकूल अनुशासन को अपनाएं। इसके लिए आप अगर जानकारी देंगे तो सभी के लिए बहुत कीमती होगी। मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिसको वैक्सीन लग चुकी है उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है, मेरे बॉडी में एंटीबॉडी है, इसलिए मैं तो मास्क नहीं लगाऊं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करूं और अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा बनूं। अगर ऐसा करेंगे तो इन्फेक्शन तो आपको होगा और आपको नुकसान भी होगा। ये ज़रूर है कि आप सीरियस कम होंगे, लेकिन हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और सैनिटाइजेशन, ये चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। इन चीज़ों को हमारे जीवन में उतारना है। और जैसा कि हमने देखा, कोरोना आने के बाद जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, URI, LRE जो इन्फेक्शन थे, उनमें भारी कमी आई। जो पहले सर्दी के मौसम में या जैसे भी मौसम चेंज होता था तो लोग इन लोगों की संख्या बढ़ जाती थी, क्योंकि लोगों ने मास्क पहना, तो मास्क पहनने से इन बीमारियां दूर हुई। दूसरा मैं इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, लोग लॉकडाउन में घर पे रहे और होटल रेस्तरां सारे बंद थे, तो लोगों ने घर का खाना खाया, तो इससे पेट से संबंधित जो बीमारियां थी वो उसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कम हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर पे जो बनता है खाना वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है, सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना वही है। और ये जो जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इन चीज़ों से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, शरीर कमजोरी रहता है, हमको इससे टेस्ट तक ही सीमित रहता है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, ये जो टेस्ट है ये सब कुछ टंग पे डिपेंड करता है। अगर किसी के मुंह में जीभ ही नहीं है तो उसको कुछ भी खिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको टेस्ट पे नहीं जाके हेल्दी खाने पे हमको ध्यान देना होगा। घर की चीज़ें खाएं, मार्केट की चीज़ें कम से कम खाएं, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो पैक्ड फूड है, इनको अवॉइड करें। इससे हमारा शरीर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होगी। और नेचुरल चीज़ें, फल फ्रूट जो भी है, इन चीज़ों को खाएं। इन चीज़ों को हमारे जीवन में उतारना है ताकि कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी हमारा शरीर लड़ सके। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, आपने खाने की बात की, वैसे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बात यह है कि स्वाद के बिना तो कुछ मज़ा आता नहीं है। और इसके लिए उदयपुर रसोई का एक लगातार एक अभियान रहा है कि जो परंपरागत जो खाद्य सामग्री है घर में जो बनाई जाती थी,
जो देसी जो सब्जियां थी उसको बनाया जाता था वो कहीं न कहीं विलुप्त हो रही थी, उसको जागृत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑर्गेनिक फूड है, जो घर से बनाया हुआ खाना है, उसके लिए और क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें विशेष तौर पे हाइजीनिक सेक्टर में और फूड मैनेजमेंट में? जैसे कि आपने बताया, मुंह में पानी आ जाता है, टेस्ट की बातें हैं, क्योंकि जो खाना मार्केट में बन रहा है वहाँ भी रसोई है, जो खाना घर पे बन रहा है वहाँ भी रसोई है। तो खाना टेस्टी घर पे ही अच्छा लगता है। आप अगर मार्केट में खाओगे, लगातार आप खाना नहीं खा पाओगे, आपका कहीं न कहीं शरीर या पेट जवाब दे जाएगा। तो वो जस्ट एंजॉय के लिए एक दो बार आप खा सकते हो, इससे ज़्यादा खाओगे तो शरीर के लिए आपके लिए नुकसान होगा। जो हमारे घर पे चीज़ें होती हैं वो प्योर होती है। फॉर एग्जांपल हम तेल की बात करें, और मार्केट में जो कोई पकौड़ी खा रहे हैं आप या कोई जलेबी निकाल रहा है, उस तेल को बार बार यूज़ करने से वो चीज़ नुकसानदायक होती है। और घर पे हम ऐसा नहीं करते हैं। और घर पे जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक फूड की बात करी, अभी ऑर्गेनिक फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि जो पेस्टिसाइड का जो यूज़ लेते हैं लोग, इससे शरीर में कैंसर और दुनिया भर की बीमारियाँ होती है और शरीर के इम्यूनिटी कम होती है। तो जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक फूड खाएं, घर का बना खाना खाएं, और बिना पेस्टिसाइड से जो ऑर्गेनिक फूड डेवलप किए गए हैं, उगाए गए हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे अनाज हो, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों में नजर आया है कि जो ग्रामीण समाज है वे अपने खेतों में, अपने घरों में सब्जियां जो है, हालांकि कोरोना काल में तो काफ़ी ज़्यादा पैदा करने लगे, लेकिन जो शहरों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। शहरों से सब्जियां लाते हैं और वहीं से ला के फिर बनाते हैं। और जो गांव की अपने परंपरागत सब्जियां हैं, चाहे तरोई हो, चाहे लौकी हो, चाहे इस तरह की जितने भी हैं, वो सारे उगाया करते थे, उनकी कमी हुई है। तो क्या ये भी ज़रूरी है कि हम अपने किचन गार्डन टाइप जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो गाँव में भी हम लोग उगाना शुरू करें? एग्जैक्टली इसके लिए थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन अगर हम किचन गार्डन डेवलप कर लेते हैं तो जो औषधीय पौधे हैं, औषधीय जो सब्जियां हैं, वो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सरकार भी प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे गांव में जहां पानी की कमी है, वहां ये हमने फेस किया है, वो वहां थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप बीमार हो रहे हो, अगर सामूहिक रूप से भी करते हो, 2-4 पूरे वाले मिल के भी करते हो, तो इसको निस्संदेह हमको फायदा होगा। निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और इसके बारे में भी आप मार्गदर्शन करवाएं। सूखी सब्जियों का पहले प्रचलन था, आजकल ये सूखी सब्जियां बंद हो गई हैं और एकदम नई सब्जी, ताज़ी सब्जी लाएं। ये इस तरह की जो बात हो रही है, जो पैक्ड फूड की बात आपने कही, वो भी घातक है। तो क्या सूखी सब्जियां रखना, जिसमें कोकना बनाना टाइप कुछ चीज़ें गाँव में होती थी, सूखी सब्जियां टांग के रखते थे, जिसमें पुआड़ होता था, जिसमें शायद रजन होता था, जिसमें और भी सब्जियां होती थी, क्या वो वापस पुनर्जीवित करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं भी याद करता हूँ, मुझे अभी भी याद है, मेरे मम्मी खुद ही कद्दू है या फिर आम है, आप जो कुहाड़ कह रहे हो वो है, और सारी जो दुनिया भर की भाजियाँ होती है, इनको सुखा दिया जाता था और इसको अच्छी तरह से पैक करते थे, और गर्मी के मौसम में हम वही खाते थे। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादे थे, सारे ये चीज़ें खा के हेल्दी रहते थे, 100 से ऊपर लंबे जीवन जीते थे। तो कहीं न कहीं ये यूज़फुल ही है बनिस्बत जो पैक्ड फूड होता है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव डालते हैं और ये प्रिजर्वेटिव कहीं न कहीं कैंसर का कारण बनता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो सब्जी सुखा के रहो या हरी सब्जी खाओ, उसका फ़ायदा ही होगा हमको। दर्शन के लिए श्रीमान डॉक्टर दिनेश खराड़ी साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें कही। आपदा जो कोरोना वाली है उससे हम कैसे लड़ें, जीवन पद्धति को कैसे व्यवस्थित करें और ऑर्गेनिक फूड कैसे लें, और आपने याद भी दिलाया कि जो परंपरागत सब्जियां हैं उसको कैसे हम लोग उस पद्धति को वापस पुनर्जीवित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ऐसे आप ग्रामीण समाज को और सभी श्रोताओं को मार्गदर्शन करते रहें। नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद।